बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जवान नंद बेवा होकर घर आ गई थी। मुझे बहुत बुरा लगता जब शौहर उसके लिए भी वही चीज लाता जो मेरे लिए लाता। एक रात तंग आकर मैंने नंद को बेहोशी की दवा खिला दी और थोड़ी देर बाद उसे वहां से उठाकर तवाइफों के कोठे पर महंगे दामों रातों रात फरोख्त कराई और सोच लिया कि वापस जाकर वावेला मचाऊंगी कि नंद घर से भाग गई है। मगर जो ही घर के अंदर कदम रखा तो चांद निकल गई। मैं फौरन अपनी बेटी के कमरे में भागी क्योंकि मेरी नंद तो चारपाई पर बैठी। हैदर मेरा हमसफर बना तो मुझे लगने लगा कि अब मेरी जिंदगी पटड़ी पर आ जाएगी। मेरा ससुराली खानदान भी कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, इसीलिए मैं खुद को जन्नत के गोशे में महसूस करती थी। अभी शादी को चंद दिन ही हुए थे कि मेरी नंद इकरा ने मुझे मीठी सी नींद से बेदार करके हकीकत की कड़ी धूप मिला खड़ा किया था। वो थी तो मुझसे छोटी ही, मगर खुद को छोटा मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। खैर, उसके इस रवैये की एक बड़ी वजह मेरी सास और मेरे शौहर का बेवजह लाड था। शादी के तीसरे दिन ही इकरा मेरे पास आई और कड़े तेवरों से बोली, भाभी, आपको नजर नहीं आ रहा क्या कि अम्मी किचन में काम कर रही हैं? मैंने तो सुन रखा था कि खानदानी लड़कियां शादी के बाद अपनी सास को किचन में भी जाने नहीं देती। आप अब घर की जिम्मेदारियां संभाल लें। मुझे इकरा का लबो लहजा अच्छा नहीं लगा था। ये कोई तरीका था बात करने का? खैर, मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। रात में मेरे शौहर ने भी वही बात की जो इकरा ने की थी। कहने लगे, अमरीन, सुबह से तुम किचन संभाल लेना, सुबह का नाश्ता भी तुम ही बनाओगी। मैं चुप कर गई थी। वो बोले, कोई परेशानी है क्या? मैं उदास सी होकर बोली, दरअसल मेरी ये ख्वाहिश थी कि हनीमून से वापसी आकर ही मैं घर का काम संभालूं। हैदर सोच में पड़ गए, फिर मुस्कुराकर बोले, हनीमून को तो मैं भूले ही बैठा था। खैर, तुम फिक्र न करो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। और हाँ, सुबह नाश्ता मत बनाना। मैं मुस्कुरा दी थी। हैदर की ये सपोर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सुबह में लेट उठने की आदत थी, ससुराल में भी देर तक सोती रही थी, मगर आज की सुबह जो ही हैदर कमरे से निकले मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। मगर मैं नींद की बहुत पक्की थी, इसीलिए बेफिक्री से लेटी रही। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझ पर कोई ठंडी ठंडी चीज आकर गिरी थी। मैं चीख मारकर उठ बैठी थी। सामने का मंजर अजीब सा था। मेरी नंदिकरा ने हाथ में पानी का जग पकड़ा हुआ था जो वो थोड़ी देर पहले मुझ पर उंडेल चुकी थी। मेरी सास और मेरा शौहर भी कमरे में दाखिल हो चुके थे। मेरी नंद तालियां पीटकर हंसने लगी थी। वो बोली, देखो तो भाई, मैंने भाभी को डरा दिया, जबकि मैं अभी तक हक्का बक्का बैठी थी। इकरा बोली, भाभी, मेरा मजाक कैसा लगा? मैं जानती थी कि उसने ये मजाक नहीं किया था। उसने न जाने मुझसे किस चीज का बदला लिया था। मैंने शिकवा कुना निगाहों से अपने शौहर की तरफ देखा तो वो गुस्से से बोले, ये क्या हरकत की तुमने इकरा? माफी मांगो भाभी से। वो एकदम नखरे से बोली, मैं नहीं मांगती माफी, ये मेरा और मेरी भाभी का मजाक है। मैं एकदम उठकर खड़ी हो गई और आगे बढ़कर इकरा के मुंह पर थप्पड़ मारकर बोली, इस हरकत का जवाब ये थप्पड़ बनता है। मुझे इसकी खाली खुली माफी नहीं चाहिए। जैसे ही मैंने थप्पड़ मारा, इकरा धाड़े मार मार कर रोने लगी थी और बैन करती जाती कि हाय, लोग सच ही कहते थे, जिस दिन से भाभियां घर में आती हैं सुकून रुखसत हो जाता है। मेरी सास भी अब मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी थी। वो बोली, हैदर, अपनी बीवी को आज उसके किए की सजा दो। मैं तब चिढ़कर बोली, जिस तरह इकरा एक ही बहन है और आप सबकी लाडली है, बिल्कुल इसी तरह मैं भी अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ और सबकी बहुत लाडली हूँ। आज तक मेरे घर में मुझसे किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। इस किस्म की बदतमीजी करना तो बहुत दूर की बात है। ये थप्पड़ इकरा को याद रहेगा तो वो आइंदा बहुत फूंक फूंक कर कदम रखेगी। मैं शादी के पहले दिनों से ही बाउंड्री रखना चाहती थी जिसे क्रॉस करने की इजाजत किसी को न होती। मैं अपने कमरे से बाहर निकल गई थी। मुझे एक लम्हे का भी पछतावा नहीं था कि मैंने इकरा को क्यों थप्पड़ मारा। मैं सहन में बैठ गई। मेरे कमरे में अभी तक जिरगा चल रहा था। मेरी सास और नंद मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। मैं जानती थी कि आखिर में जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि मैं तो चंद दिन पहले ही ब्याह कर आई हूँ। वही हुआ जिसका मुझे पहले से ही अंदाजा था। मेरा शौहर मेरे पास आया और बोला, अमरीन, थप्पड़ तो तुमने मार ही लिया है, बदला तो तुमने ले ही लिया है। अब यूं करो कि इकरा से माजरत करके इस किस्से पर मिट्टी डाल दो। मैं हठधर्मी से बोली, हैदर, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सास और नंद किस हद तक गिर जाएंगी। उन्होंने तो घर में अदालत लगा ली थी। घर में बस यही शोर था कि या तो अमरीन इकरा से माफी मांगेगी या फिर अपने घर वापस जाएगी। मैं जानती थी कि मेरी सास फकत मुझे डराने के लिए हवा में तीर चला रही हैं, क्योंकि हैदर मुझे हरगिज घर से निकालेंगे नहीं। अभी तो मैं नई नवेली दुल्हन थी। अभी तो मेरे हाथों की हिना बिना उतरी थी। मेरी सास और नंद मुकाबले पर उतर आई थी। मैंने भी दिल ही दिल में सोच लिया था कि वो ये सब मुझे दबाने के लिए कर रही हैं। अगर मैं आज दब गई तो फिर सारी जिंदगी इन औरतों के सामने झुकते ही रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं भी अपनी जिद पर अड़ गई थी। सुबह से शाम हो चुकी थी। मेरी सास और नंद ने रो रो कर पूरे घर को सर पर उठा रखा था।
मेरी सास बार बार अपने मरहूम शौहर को याद कर रही थी। उनकी रूह को मेरे शौहर की शिकायतें लगा रही थी। कहने लगी, फजल आकर देख तो सही, जैसे ही घर में बहू आई है बेटा बहू का हो गया। हैदर की बीवी की इतनी जुर्रत कि उसने आपकी लाडली बेटी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। आज तक आपने कभी मुझे भी इस चीज की इजाजत न दी थी कि मैं इकरा को मार सकूं। हाय काश आप आज होते। यूं ही करते कराते रात के 8 बज चुके थे। मेरी सास और नंद कमरे में चली गई। मैंने दिले दिल में शुक्र अदा किया था कि चलो इनका शोर तो थमा। मैं मजबूत आसाब की मालिक थी, मगर आज मेरे आसाब जवाब देने लगे थे। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मुझे डर लगने लगा था कि न जाने अब क्या हो जाएगा। अब जब उनके बैन थमे तो दिल को ढारस मिली थी। मैं तो पहले ही कमरे में बैठी थी, अब हैदर भी कमरे में दाखिल हो चुके थे। उनके चेहरे पर वाज़ेह शिकवा था। वो मुझसे मुंह मोड़ कर बैठ गए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, हैदर मुझे समझने की कोशिश करें, मैंने जो किया वो गलत नहीं था। हैदर मुझे गुस्से से घूर कर बोले, अच्छा बस करो, अब रोने की जरूरत नहीं है। आज तो सबका रोना धोना सुनकर मेरा दिमाग फटने लगा है। मैंने हैदर का हाथ थाम लिया और बोली, हैदर मैं घबरा गई हूं, अब आप ही तो मेरा सहारा है। मुझे आपका हाथ पकड़कर सुकून मिल रहा है। मेरी बात सुनकर हैदर ने मेरी तरफ देखा और मेरे हाथ पर अपना हाथ धर दिया। कहने लगे, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उनकी इस बात से मेरे दिल को सुकून सा मिल गया था। तभी सहन से खटके की आवाज आने लगी थी। हैदर के चेहरे से सख्त बेजारी झलक रही थी। वो बोले, रुको मैं देख कर आता हूं कि बाहर क्या हो रहा है। वो बाहर निकले तो मैं भी खिड़की के साथ लगकर खड़ी हो गई थी। सामने का मंजर बहुत अजीब था। मेरी सास और नन ने अपना सामान पैक किया हुआ था और अब वो घर छोड़कर जा रही थी। मैं भी जल्दी से बाहर निकल गई थी। हैदर गुस्से से बोला, अम्मी ये क्या बचकाना हरकत है, रात के इस वक्त आप मेरी जवान बहन को कहाँ लेकर जा रही हैं। इकरा बोली, मैंने ही अम्मी से कहा है कि मुझे इस घर में अब एक लम्हा नहीं रहना। या तो आप अपनी बीवी को घर से निकालेंगे या फिर हमें। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आपकी बीवी के पास ठिकाना है, उसके वालिदैन का घर, मगर मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। अब मैं होंगी या जमाने की सर्द और गर्म हवा। मैं गुस्से से बोली, कितनी बेगैरत होना तुम दोनों, नई नवेली दुल्हन का घर उजाड़ने पर तुली हुई हो। मेरी ये बात सुनकर मेरी सास ने एक बार फिर से वाविला शुरू कर दिया था। कहने लगी, वाह वाह, अब यही कसर रह गई थी। फिर वो हैदर से बोली, हैदर आज तीसरा ही दिन है तुम्हारी शादी को। तीसरे ही दिन तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी बहन के मुंह पर थप्पड़ दे मारा है और मुझे बेगैरत बना डाला है। तभी हैदर गुस्से से मेरी जानिब बढ़े थे। वो बोले, अमरीन कमाल की लड़की हो ना तुम्हारी जबान ठहरती है और न ही तुम्हारे हाथों को सुकून है। तुम्हें बहुत मान है ना अपने बाप के घर पर, तो चलो मैं तुम्हें वहीं छोड़ाता हूँ, पैक करो अपना सामान। मेरा मान टूट गया था। मुझे बहुत गुस्सा आया था हैदर की बात पर। मैंने इसी गुस्से में अपना सामान पैक किया। हैदर तब तक अपनी गाड़ी निकाल चुका था। मैं उस गाड़ी में जा बैठी। मैं सारा रास्ता रोती रही थी। हैदर भी खामोश था। जब मेरा घर आया तो उसने मुझे पीछे मुड़कर देखा और बोला, अमरीन फिक्र न करो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते बाद लेने आ जाऊंगा। अपने घर वालों को मत बताना कि हमारी लड़ाई हुई है। 1 हफ्ता तुम आराम से रहो, तब तक मैं अपने घर वालों को अच्छी तरह से समझा दूंगा कि वो तुम्हारे साथ कैसे रहे। मैं गुस्से से लरजने लगी थी। मैं बोली, खबरदार खबरदार, जो आप मुझे लेने आए, आपने मुझे अपने घर वालों के सामने जो बेइज्जत किया है, मेरे लिए यही काफी है। मेरी बात आप कान खोल कर सुन लें। अगर आप हमारे घर आए तो मैं अपने भाइयों से आपको पिटवाऊंगी। मैं इतना कहकर गाड़ी का दरवाजा जोर से मारकर बाहर निकल गई थी। मैं रोती हुई घर में दाखिल हुई थी। सब मुझे हैरत से देखने लगे थे। मेरा भाई मेरे पास भाग कर आया और बोला, क्या बात है, क्यों रो रही हो। मैंने रो रो कर सबको वाकया सुना दिया था। मेरी सबसे बड़ी भाभी बोली, अमरीन कितने अफसोस की बात है कि तुम शादी के तीसरे दिन ही झगड़ कर घर वापस आ गई हो। तुम जानती हो लोग तुम्हारी अम्मी की तरबियत पर थू थू करेंगे। एक बार मैं भी नाराज होकर अपने मैके गई थी। तब तो मेरी शादी को भी 3 साल हो गए थे। जब तुम्हारी अम्मी मुझे लेने आई थी तो उन्होंने ना मुझसे माजरत की थी और ना ही अम्मी से, बल्कि उन्होंने मेरी अम्मी की बेइज्जती की थी। उन्होंने अम्मी को बहुत बातें सुनाई थी कि तुमने अपनी बेटी की कैसी तरबियत की है। इसे इतना भी नहीं बताया कि नाराज होकर मैके नहीं आना चाहिए। अब देखो वक्त खुद को दोहराएगा और वो लोग तुम्हारी अम्मी पर लान तान करेंगे। मैं अपनी भाभी की बातें सुनकर दंग रह चुकी थी। ये मेरी भाभी जो कल तक मेरे वारे सदके जाती थी, आज एक ही पल में इतनी तल्ख कैसे हो गई थी। मेरे बड़े भाई बोले, अमरीन तुम्हारी नंद अभी बच्ची है, क्या हुआ अगर उसने तुमसे शरारत कर ही ली। तुमने तो उसको थप्पड़ ही दे मारा। मुझे तुमसे इस किस्म की हरकत की तवक्को नहीं थी। अब जो हो गया सो हो गया, बैठकर भुगतो। भाई चले गए थे। मेरी बाकी की 2 भाभियां भी मुझसे दूर दूर खड़ी थी। अभी 3 दिन पहले तो मैं इन सब की लाडली हुआ करती थी। मेरी अम्मी बोली, इकरा तुमने कुछ खाया भी है या नहीं। मैंने नफी में सर हिलाया तो अम्मी मंजली भाभी से बोली, जाओ बहू इसके लिए खाना ले आओ। वो एकदम से बोली,
अम्मी जी, अब ये कौन सा मेहमान है जो हरकत ये मैके में करके आई है? मुझे तो लगता है उम्र भर अब ये यहीं पड़ी रहेगी। इसे अपना काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए। वैसे भी मेरी छोटी बेटी ईज़ा को बहुत नींद आ रही है, मैं उसे सुलाने जा रही हूँ। वो इतना कहकर आगे बढ़ गई थी। इससे पहले कि मेरी अम्मी छोटी बहू से कुछ कहती, वो भी जल्दी से बोली, उफ, मेरा तो सर दर्द से फटा चला जा रहा है। इतना कहकर वो भी अपने कमरे में चली गई। मैं और अम्मी बैठी की बैठी रह गई थी। अम्मी मेरे लिए खाना ले आई थी। मैं खाना खाने लगी तो अम्मी बोली, अमरीन, देख ली तुमने अपनी औकात इस घर में? इस घर पर मान करके तू अपना ससुराल छोड़कर आई थी ना? मैंने बड़ी मुश्किल से चंद लुक़्मे खाए थे। अपने कमरे में जाने लगी तो अम्मी बोली, वो कमरा भी अब तुम्हारा नहीं रहा, उसमें बड़ी बहू का बेटा रहने लगा है। तुम्हें पता ही है उसने कब से आस लगाई थी कि तुम्हारी शादी होगी तो वो कमरा उसे मिल जाएगा। तुम जाकर गेस्ट रूम में सो जाओ। मैं अपने आंसू पीती गेस्ट रूम में चली गई थी। मैं कमरे में जाकर लेट गई। आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने खुद से सवाल किया, अमरीन, तुमने ये क्या कर लिया अपने साथ? बहुत घाटे का सौदा किया है तुमने तो। पल भर में तो मेरे सारे रिश्ते ही पराये हो गए थे। मैंने क्यों ससुराल में इतना गुस्सा दिखाया? अगर मैं वहां दबकर रह गई होती तो कितना अच्छा होता ना। कम से कम मेरा घर तो बच जाता। मैंने तो हैदर को भी मना कर दिया कि वो मुझे लेने ना आए। मैं रोती चली जा रही थी। रोने की वजह से मेरा दिल घबराने लगा था। मुझे मतली होने लगी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो नाश्ते की मेज पर जा बैठी थी। मैं बड़ी देर इंतजार करती रही कि मेरा नाश्ता अब आएगा कि अब आएगा। तब अम्मी बोली, अमरीन, तेरी भाभियां कहती हैं कि वो अपने शौहरों और बच्चों के लिए नाश्ता बड़ी मुश्किल से बना पाती हैं। अब अपने लिए और हमारे लिए तुम ही नाश्ता बनाया करोगी। देखो, तुम्हारे अब्बू भी सुबह से भूखे बैठे हैं। मैं जल्दी से उठी और नाश्ता बनाने लगी थी। अब्बू को नाश्ता देने गई तो मेरी भी भूख से जान निकल रही थी, मगर मैं हौसला करके बैठी रही थी। फिर अम्मी को नाश्ता दिया और तब कहीं जाकर मेरी बारी आई थी। मैं नाश्ता करने लगी तो जी मतलाने लगा। मैं अम्मी से बोली कि मुझे डॉक्टर के पास ले चले, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला कि मैं हामला हूँ। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। अम्मी कहने लगी, बेटी, तुम फिक्र न करो, ये बच्चा ही तुम्हें यहाँ से निजात दिलाएगा। अम्मी ने घर जाकर मेरी सास को कॉल की कि आपकी बहू हामला है, इसे आकर ले जाए। मेरी सास बोली, जब यहाँ से गई थी तब तो हामला नहीं थी, न जाने किसका गुनाह मेरे बेटे के सर पर थोप रही है। अम्मी ने जब ये बात मुझे बताई तो मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। फिर मैं थी और जमाने की सितम जरीफी थी। मैं शुरू से ही बहुत नाजो नाम में पली थी। मेरा पहला बच्चा था, इसीलिए तबीयत हर वक्त निढाल रहती थी, मगर फिर भी मुझसे सारे घर का काम करवाया जाता था। मेरे अब्बू और अम्मी बिल्कुल बेबस थे, क्योंकि घर का खर्चा मेरे भाई चलाते थे। यहाँ तक कि जिस दिन मेरी डिलीवरी थी, मैं अपनी भाभियों के बच्चों के कपड़े धो रही थी। तबीयत खराब हुई तो अम्मी मुझे अस्पताल ले गई थी, जहाँ मैंने एक फूल सी बेटी को जन्म दिया था। मैं अपनी बेटी को देखकर रोती जा रही थी जब अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और हैदर कमरे में दाखिल हो गया। वो मुझे देखकर बोला, अमरीन, ऐसा भी क्या गुस्सा था तुम्हें कि तुमने मुझे ये भी ना बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ? मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अम्मी ने आपकी वालदा को फोन करके बताया था, मगर उन्होंने अम्मी से कह दिया कि किसी और के गुनाह को मेरे बेटे पर मत थोपे। हैदर एकदम से बुझ गए थे। वो बोले, मेरी अम्मी के परसों इंतकाल हो गया था। आज मैं अस्पताल में ड्यूज क्लियर करने आया था। तुम्हारी अम्मी को तन्हा अस्पताल के बेंच पर बैठे देखा तो पता चला कि मैं बाप बन गया हूँ, नहीं तो मुझे आज भी पता न चलता। मैं हैदर को देखकर बस रोती जा रही थी। मैं 3 दिन अस्पताल में रही थी। हैदर ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। वो अपनी बेटी का माथा बार बार चूम रहा था। फिर वो अस्पताल से डिस्चार्ज करवा कर मुझे अपने साथ घर ले गया था। वहां अब ना तो मेरी नंद थी और ना ही सास। नंद की शादी हो चुकी थी। घर में काम करने के लिए मुलाजमाएं थी। मेरा घर, मेरी जन्नत मुझे वापस मिल गया था। हैदर मेरा बहुत ख्याल रखता था। एक दिन मैंने उनसे गिला किया कि अगर मैंने आपको गुस्से में कह ही दिया था कि मुझे लेने मत आना, तो आपने मेरी बात पर अमल क्यों किया? हैदर बोले, मेरी अम्मी जब भी फोन करके तुम्हारी अम्मी से आने की इजाजत मांगती थी तो वो उन्हें डरा धमका देती थी कि तुम्हारे भाई मेरे खून के प्यासे हैं। मैंने कानों को हाथ लगाया था। मैं बोली, आपकी अम्मी झूठ कहती थी। अब मैं और हैदर बहुत खुश थे। यूं ही 12 साल का अरसा बीत गया था। मेरी बेटी सानिया कदकाट में अपने बाबा पर गई थी। वो अपनी उम्र से बहुत बड़ी लगती थी, जबकि मेरे 2 जुड़वा बेटे वो भी अपने बाबा पर ही गए थे। मेरा घर जन्नत बन चुका था, मगर फिर उस जन्नत को न जाने किसकी नजर खा गई थी। एक दिन मेरी नंद इकरा बेवा होकर हमारे घर वापस आ गई थी। उसके आने से मुझे बीते लम्हे याद आ गए थे। वो सारे दुख, वो सारी अजियतें जो मुझे उसकी वजह से पहुंची थी। मैंने उसका खैर मकदम न किया था, जबकि मेरे बच्चे तो फुप्पो के आ जाने से बहुत खुश थे। हैदर भी अपनी बहन का बहुत ख्याल रखते थे। मुझे भी वो बार बार ताकीद करते कि मैं इकरा का बहुत ख्याल रखूं। अब हमारे घर में बस इकरा इकरा ही होती रहती थी। सारी खुशियां पस मंजर चली गई थी।
मेरा शौहर मेरे लिए जो भी चीज लाता हूबहू वैसी ही चीज अपनी बहन के लिए भी लाता था। यहाँ तक कि हमारे कपड़े भी सेम होते थे। मैं वो कपड़े अपने लिए ना सिलवाती, अपनी बेटी के लिए सूट बना दिया करती थी। एक दिन इकरा किचन में काम कर रही थी। उसका हाथ जल गया। जब हैदर ने उसका जला हाथ देखा तो जिंदगी में पहली बार मेरे बच्चों के सामने उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। तब मैंने इकरा के चेहरे पर फैला सुकून देखा था। मैं अपने कमरे में आकर दीवार को घूरती रह गई थी। उस दिन से हैदर ने मुझसे कलाम बंद कर रखा था। 1 हफ्ता हो गया था इस बात को। इकरा उठते बैठते मुझ पर तंज किया करती थी। मेरे दिल में लावा उबलता गया था। मैंने उससे इंतकाम लेने का सोच लिया था। एक रात तंग आकर मैंने नंद को बेहोशी की दवा खिला दी और थोड़ी देर बाद उसे उठाकर तवाइफों के कोठे पर महंगे दामों रातों रात फरोख्त कराई। वहां मैंने पहले ही बात कर रखी थी, क्योंकि हमारे मोहल्ले में एक तवाइफ ब्याह कराई थी। उसने अपनी पिछली जिंदगी से तौबा कर ली थी। मैंने उससे ही उसके कोठे का पता लिया था। मैंने सोच लिया था कि घर वापस जाकर वावेला मचाऊंगी कि नंद घर से भाग गई, मगर जूं ही घर के अंदर कदम रखा तो जान निकल गई। मैं फौरन अपनी बेटी के कमरे में भागी, क्योंकि मेरी नंद तो चारपाई पर बैठी हुई थी और मेरी बेटी का कमरा खाली था। मैं उन्हीं कदमों वापस भागी थी। मैं उसी वक्त जहां आरा के पास गई और बोली, तुम मेरे साथ कोठे पर चलो, बहुत गजब हो गया है। वो बेचारी मेरे साथ रवाना हो गई। हम कोठे पर पहुंचे तो ये देखकर मेरी सांस में सांस आई थी कि मेरी बेटी नायका के कमरे में सो रही थी। नायका मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगी और बोली, तुमने क्या गजब किया, इतनी कम उम्र लड़की को बेच दिया। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और बोले कि अपने पैसे वापस दे लो, मेरी बेटी वापस कर दो। जो ही मैं अपनी बेटी को वापस लेकर निकली तो हैदर और इकरा पर निगाह पड़ी। हैदर ने मेरे हाथों से मेरी बेटी को लिया और गाड़ी में लिटा दिया। मुझे लगा था कि आज तो मेरी तलाक यकीनी है। हम घर गए तो हैदर ने बेटी को उसके कमरे में लिटा दिया और मुझे अपने कमरे में बुला लिया। मैं डरती डरती जब कमरे में पहुंची तो हैदर को रोते हुए पाया था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोले, अमरीन, मैंने हमेशा तुम पर जुल्म किया, अपनी माँ और बहन को तुम पर फौकियत दी। आज जब तुम घर से बाहर भागी तो इकरा मेरे पास आई थी। वो बोली कि भाई मेरे साथ कोठे पर चले, भाभी सानिया को बेच आई हैं। मैंने कहा कि तुम ये क्या कह रही हो? तो इकरा बोली कि आपकी बीवी मुझे कोठे पर फरोख्त करने का सोचे बैठी थी, मगर मैंने वो नींद की गोलियों वाली चाय खुद नहीं पी, बल्कि सानिया को पिला दी और उसे ही अपने बिस्तर पर लिटा दिया ताकि भाभी को उसके किए की सजा मिल सके। मैं बोला, इकरा, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरी ही बेटी को आगे कर दिया, उस भाई की बेटी को जो तुम पर जान छिड़कता था। खैर, मैं समझता हूँ कि तुमने जो कुछ किया वो अपना इंतकाम लेने के लिए किया, मगर मुझे इकरा से इस चीज की तवक्को नहीं थी। लेकिन अब मेरी आंखों से मोहब्बत की पट्टी उतर चुकी है। अगले ही दिन हैदर ने मुझसे रिश्ता ढूंढने को कहा। मैंने बहुत तलाश किया कि इकरा के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए ताकि वो फिर से मेरे सर पर सवार होने के लिए ना आ जाए, मगर उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता मिल ही नहीं रहा था। आखिर में 3 बच्चों का बाप ही मिला था, जो कदरे शरीफ और अच्छी पर्सनालिटी का मालिक था। वो रुखसत हुई तो हमारे घर में फिर से चैन आ गया था। इकरा कीकर का दरख्त थी, जिसके कांटों भरे वजूद ने हमेशा दूसरों को अजियत ही पहुंचाई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।